हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस ऑफ विजन पॉइंट। बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री का इंस्ट्रक्टर आदित्य कुमार आप लोगों को सेकेंडरी यानी बच्चों हाई स्कूल 9th एंड 10th है ना, 9th एंड 10th सेकेंडरी का आपको बच्चों में केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। केमिस्ट्री में हम लोग केमिस्ट्री आपका साइंस की बुक में स्टार्ट हुआ है सेकेंड मॉड्यूल से। कहाँ से बच्चों? सेकेंड मॉड्यूल से स्टार्ट हुआ है। सेकेंड मॉड्यूल का नाम क्या था आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना। ये बात मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया, देखो आपका सेकेंड चैप्टर चल रहा है। आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो साइंस नाम से आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग से नहीं आएगा, लेकिन आप पढ़ोगे अलग अलग, है ना। तो मैं आपको साइंस का चैप्टर 2 पढ़ा रहा हूँ, साइंस का चैप्टर 2 पढ़ा रहा हूँ बच्चों। ये जो चैप्टर 2 है ये आपका सेकेंड मॉड्यूल में लिखा हुआ है, मॉड्यूल सेकेंड है ये आपका, ठीक। मैटर इन आवर सराउंडिंग ये चैप्टर का भी नाम है। इसके पहले बच्चों हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि मैटर क्या होता है, मैटर की फिजिकल स्टेट्स क्या होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, और हर जो फिजिकल स्टेट है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। आज हमें क्या पढ़ना है बच्चों कि आखिर ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होती है। अगर हमसे ये कहा जाए कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये जो तीन फंडामेंटल फिजिकल स्टेट्स होती हैं, इन तीनों फंडामेंटल फिजिकल स्टेट्स को कुछ प्रॉपर्टीज की बेसिस पर क्या किया जाए, अलग अलग बताया जाए, डिस्टिंग्विश किया जाए, तो हम कैसे करेंगे, तो उस चीज़ को हम आज पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस में से कुछ 2-1 क्वेश्चन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर है वो किन पार्टिकल से मिलकर बना है, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो स्टार्ट किए, सबसे पहले हेडिंग है हमारी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की कितनी स्टेट बच्चों? 3 फंडामेंटल स्टेट, सिर्फ 3, ठीक। देखो सबसे पहले इधर मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, चार्ट में देखो इधर लिखा हुआ है स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। 3 स्टेट्स होती हैं, आप जानते हो। अब देखो मैंने आपको बताया था कि जो सॉलिड होता है उसका शेप, साइज और वॉल्यूम फिक्स होता है, यानी कि डायमेंशन और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं। चलो देखो क्या क्या लिखा हुआ है। वॉल्यूम के टर्म्स में पढ़ते हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस अलग अलग कैसे हैं। सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो फिक्स होता है। सॉलिड के वॉल्यूम को हम चेंज नहीं कर पाते जब तक कि हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते। लिक्विड के साथ क्या होता है, इसका भी वॉल्यूम फिक्स होता है, इसका भी वॉल्यूम फिक्स होता है। सॉलिड लिक्विड दोनों का वॉल्यूम फिक्स होता है, जबकि गैस जो होता है इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। इसको जितना स्पेस दोगे ये उतना ज़्यादा एक्सपैंड कर जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, यानी कि इसका कोई भी वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। तो चाहे आप नो फिक्स वॉल्यूम कह करके इसको बताओ, और या फिर आप ये कह दो कि जो है इसका वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, वेरिएबल होता है। इसको चाहो तो आप जब चार्ट बनाओगे तो इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना, है ना। आगे देखो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी थोड़ा सा जान लेते हैं। डेंसिटी क्या होता है बच्चों? देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बच्चों मास बाय वॉल्यूम, ठीक। जैसे मैंने कहा ये मेरे पास एक बीकर है ना, ये मेरे पास एक बीकर है। इस बीकर में मैंने जो है मान लिया एक ईंट रख दी, ब्रिक रख दी। तो अब ये पूरा स्पेस अगर उसने ऑक्यूपाई कर लिया, और मैंने कहा इस बीकर का जो वॉल्यूम था मैंने कहा 1 लीटर था, ठीक। या यूँ कह दूँ कि अगर वेरिएबल ले लेता हूँ, मैंने कहा y लीटर था, ठीक। और जो ब्रिक मैंने डाली वॉल्यूम कितना था, y लीटर, और जो मैंने ब्रिक डाली उसका मास मैंने कहा x kg था। तो अगर डेंसिटी पूछी जाएगी तो आप क्या कब बताओगे यार, मास अपॉन वॉल्यूम किलोग्राम पर लीटर, या इसकी दूसरी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक। तो आपको ये समझ में आया बच्चों डेंसिटी क्या होता है। तो जो सॉलिड होता है बच्चों, सॉलिड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। कम स्पेस में ढेर सारा मैटर ऑक्यूपाई हो जाता है, तो ढेर सारा उसमें क्या मास आ जाता है। तो कहोगे
थोड़ा सा सॉलिड लोगे, इतना बड़ा टुकड़ा ले लोगे तो काफ़ी हैवी हो जाएगा। और जबकि अगर आप लिक्विड की बात करते हो तो उतने ही वॉल्यूम में, वॉल्यूम क्या होता है बच्चों जानते हो ना? वॉल्यूम यानी कि जैसे मैंने कह दिया ये रीजन, एक डिब्बा आपने लिया, इस डिब्बे में जितना चीज आप भर पाओगे उस जितना इसके अंदर क्या होगा बच्चों, जितना ज़्यादा आप इसमें भर पाओगे उस स्पेस को आप क्या कहोगे? उस स्पेस को आप कहोगे वॉल्यूम। स्पेस को आप क्या कहोगे बच्चों? वॉल्यूम। वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है देखो, लेंथ है ना, फिर ब्रेथ, या यूँ कह दूँ कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो L इंटू बी इंटू एच। तो अगर आप यूनिट निकालना चाहोगे तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर यानी मीटर क्यूब, है ना, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर यानी मीटर क्यूब। तो चाहे आप मीटर क्यूब से आप वॉल्यूम बताते या फिर आप लीटर से वॉल्यूम बताते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। डेंसिटी के टर्म्स में मास बाय वॉल्यूम होता है, तो किलोग्राम अपॉन मीटर क्यूब या फिर किलोग्राम अपॉन लीटर आप लिख सकते हैं। चलो, तो लिक्विड की डेंसिटी सॉलिड की कंपैरिजन में कम होता है, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। बात आती है गैस की, तो गैस की डेंसिटी सबसे कम होती है, ढेर सारा स्पेस चाहिए होता है थोड़ा सा मास ऑक्युपाई करने के लिए। या यूँ कह दूँ कि थोड़े से अगर इतने बड़े वॉल्यूम में 1 kg आ रहा है सॉलिड, ठीक, तो लिक्विड आएगा आपका 0.5 और गैस आएगा बच्चों आपका 0.001, समझे, या शायद 0.001 kg, ठीक। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं वॉल्यूम उतना ही है, मास ऑक्युपाई करने का जो स्पेस ऑक्युपाई करने की जो कैपेसिटी वो कम होती चली जाती है सॉलिड, लिक्विड और गैस के टर्म से आप जैसे बढ़ते चले जाते हैं। तो सीधी सीधी बात, गैस का डेंसिटी कम, लिक्विड की गैस के मुकाबले ज़्यादा, सॉलिड के मुकाबले कम, और सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, लिक्विड की उससे कम, गैस की सबसे कम। तो अगर आप ये सीरीज बनाना चाहो डेंसिटी के टर्म्स में, तो आप ऐसे लिखोगे, सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की, फिर उसके बाद लिक्विड की, फिर उसके बाद बच्चों गैस की। दिख रहा है ना दिख रहा तो लो इसको और डार्क कर देता हूँ। सबसे पहले लिक्विड सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर उसके बाद गैस, है ना, सबसे पहले लिक्विड फिर सॉलिड फिर गैस। अब देखो बच्चों, बात आती है शेप की, तो मैंने आपको बताया था कि सॉलिड का शेप हमेशा फिक्स रहता है, सॉलिड का शेप हमेशा कैसा रहता है बच्चों? फिक्स रहता है, इसीलिए मैंने लिखा यहाँ पर डेफिनिट शेप होता है, किसका? सॉलिड का। फिर बात आती है लिक्विड की, तो लिक्विड का जो शेप होता है वो डिफाइंड नहीं होता है, जिस भी वेसल में आप उसको डालेंगे उस वेसल का वो क्या करेगा, उस वेसल का शेप वो गेन कर लेगा। जैसे ये वाले पेज मैंने आप लोगों के लिए इसीलिए रखा ताकि समझा सकूं ढेर सारा। मान लिया ये घड़ा है आपका, इसमें आपने जैसे ही पानी डाला तो पानी कैसा, ऐसा स्फेरिकल शेप ले लिया, है ना। फिर आपने इससे पानी निकाल करके बाहर रखा और आपने कहा कि मैं इसको एक जार में रखूंगा, तो सिलेंड्रिकल था तो सिलेंड्रिकल शेप गेन कर लिया, है ना। फिर आपने ग्लास से निकाला और आपके पास में क्यूब शेप में कोई वेसल था, है ना, एक क्यूब शेप में कोई वेसल था, उसमें आपने रखा, तो जैसे आपने उसमें रखा तो अब इसका शेप गेन कर लिया। तो जो लिक्विड का शेप है, शेप ऑफ लिक्विड इज वेरिएबल, ये आपको पहले बताया था ना बच्चों, शेप ऑफ लिक्विड इज वेरिएबल, शेप ऑफ लिक्विड इज वेरिएबल। जिस भी वेसल में रखा जाएगा उस वेसल का क्या करेगा, ये शेप गेन कर लेगा। और बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है किसके साथ में, गैसेस के साथ में। तो आप ये भी कह सकते हो सिमिलरली शेप ऑफ गैस इज ऑल्सो वेरिएबल, है ना बच्चों, शेप ऑफ गैस इज ऑल्सो वेरिएबल।
इसका भी शेप फिक्स नहीं, इसका भी शेप फिक्स नहीं, ना तो सॉलिड फिक्स है ना गैस फिक्स है, बट शेप ऑफ सॉलिड इज ऑलवेज फिक्स्ड। हमेशा फिक्स रहता है, कभी भी वेरी नहीं करता जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उसका शेप चेंज नहीं करते। तो यहां तक बात बच्चों समझ में आई। शेप सॉलिड का फिक्स है, लिक्विड का भी डिफाइंड नहीं है यानी फिक्स नहीं है। यहां लिख देते हैं नो फिक्स शेप, है ना। इसके लिए क्या लिख देंगे बच्चों, गैस के लिए नो फिक्स शेप। अभी आपने जस्ट अभी पढ़ा कि लिक्विड और गैस का शेप फिक्स नहीं होता जबकि सॉलिड का शेप फिक्स होता है। अब बात आती है बच्चों फ्लूइडिटी की। देखो फ्लूइडिटी क्या होती है, फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, इसको भी इसी जगह पे समझते हैं। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, देखो फ्लूइड शब्द आता है फ्लूइड। अगर आप मैटर को डिवाइड करना चाहो तो दो टर्म्स में डिवाइड कर सकते हो, एक फ्लूइड एक सॉलिड, है ना। तो फ्लूइड जो होता है एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। लिख देता हूं मैं, एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड क्या बच्चों, फ्लूइड। अब ध्यान सुनते जाना। मैंने रखा एक ब्लॉक, सॉलिड ब्लॉक। अब बताओ कितने बच्चे कह रहे हैं कि ये बह जाएगा। भाई सॉलिड है तो कभी फ्लो करेगा, कभी नहीं फ्लो करेगा। लेकिन लिक्विड रखा मैंने जब तक ग्लास में रखा था लिक्विड तब तक तो था लेकिन मैंने जैसे ही ग्लास अपना पलट दिया, मैंने ग्लास टेढ़ा किया, मान लो मेरे पास एक ग्लास थी, मैंने ग्लास टेढ़ा कर दिया, तो इसके अंदर जो भी वाटर है वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। वाटर क्या होगा, बाहर आ जाएगा बच्चों। बाहर आ क्या करेगा, फ्लो कर जाएगा। तो लिक्विड में फ्लो होता है, फिर देखो बच्चों अगर गैस की बात करूं, देखो गैस की बात करते हैं। गैस को आपने जैसे कंटेनर बंद रखा है, मान लिया ये आपका एक बलून था, बलून में आपने गांठ लगा दी, अंदर गैस बंद है, ठीक। या यूं कह दूं कि अंदर आपने बढ़िया स्मेल वाली गैस भर दी और थोड़ी देर बाद आपने जैसे बलून फोड़ा तो पूरी गैस निकल करके बाहर आ गई, है ना। गैस निकल करके बाहर आ गई और एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, ठीक। ये लो, ये आप ही हो, इतनी बढ़िया नाक है आपकी, है ना। और एक आदमी यहाँ बैठा हुआ है, इसकी भी बढ़िया सी नाक है। अच्छा मुंह नहीं क्या दोनों का, ये लो मुंह बना दिया। वो अच्छा बच्चा दिख रहा है, देखो शैतान दिख रहा है तुम लोगों जैसा। तो पहले ये भी सूंघ लेगा, कुछ देर बाद यही स्मेल फ्लो करके इसके पास पहुंचेगी तो ये भी सूंघ लेगा, है ना। तो क्या पता चला, स्मेल क्या हो रही है, फ्लो कर रही, यानी कि गैस ने क्या किया, गैस हुई फ्लो, है ना। तो आपने कहा कि सर लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड इन नेचर, दीज आर फ्लूइड इन नेचर। क्या है बच्चों, फ्लूइड। एनीथिंग दैट कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो मैंने कहा लिक्विड और गैस, क्योंकि ये दो चीजें फ्लो कर सकती हैं इसलिए इन दोनों को हम क्या कहते हैं, फ्लूइड। जबकि सॉलिड हमारा फ्लो नहीं कर सकता इसलिए ये हमारा फ्लूइड नहीं है, ये फ्लूइड नहीं है। चलो तो हमने कहा बच्चों फ्लूइडिटी में सॉलिड, मैंने कहा डज नॉट फ्लो, सॉलिड इज नॉट अ फ्लूइड। फिर देखो लिक्विड में फ्लूइडिटी होती है कि नहीं, मैंने कहा फ्लोज स्मूथली। आपने वाटर लिया, एकदम धीरे से आपने पलट दिया, पूरा वाटर फ्लो कर गया, बह गया। तो जब वाटर बह गया तो आप उसको क्या कहोगे, उसमें फ्लूइडिटी है। या यूं कह दूं कि लिक्विड इज ऑल्सो अ फ्लूइड, लिक्विड इज फ्लूइड, है ना। फिर देखो गैसेस की बात आती है। देखो गैस देखो गैस में भी लिखा है फ्लोज स्मूथली। अभी मैंने आपको बताया कि गैस भी क्या करती है बच्चों, फ्लो करती है। तो आप कहोगे
गैसेज आर फ्लूइड, ये भी फ्लूइड है, तो इनमें फ्लूइडिटी होती है, फ्लूइडिटी होती है। चलो अब बात आती है बच्चों कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है वो जरा समझो। कंप्रेसिबिलिटी देखो, इसको मिटा करके फिर से समझाता हूँ, ये एक पेज आज मेरे बहुत काम आया है ना। चलो देखो, मैंने कहा सॉलिड है, सॉलिड है, इसके ऊपर आप खूब प्रेशर लगाओ, खूब प्रेशर लगाओ और कहो कि ये दब जाए, ये दबेगा तो बिल्कुल नहीं, है ना। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है सॉलिड्स में? कंप्रेस होते हैं क्या बच्चों? कंप्रेस नहीं होते, सॉलिड्स कंप्रेस नहीं होते। लेकिन अगर हम कह दें लिक्विड, हम कह दें बच्चों लिक्विड, मैंने कहा मैंने एक बलून में वाटर भरा हुआ था, अब दबाओ, दबाओ, क्या होता है? कंप्रेस होता है क्या? बेहद कम होता है। तो आप कहते हो सर बेहद कम, वेरी लो। तो अब ध्यान सुनना, जो आइडियल लिक्विड होता है, जो आइडियल लिक्विड होता है वो कभी भी कंप्रेस नहीं होता। तो हम कहेंगे इन आइडियल केस ऑफ लिक्विड, केस ऑफ लिक्विड्स, these are incompressible, ये कभी भी कंप्रेस नहीं होते। बात समझ में आई? या तो आप कह दोगे कि नेचर में कैसा होता है, नेचर में होता है वेरी लो कंप्रेसिबल। लेकिन आप अगर ये कह दो आइडियल का मतलब ये बच्चों कि जो है, जो आपने मान लिया कि हाँ इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, तो सबसे बेहतरीन लिक्विड वही है जो कभी भी कंप्रेस नहीं होता है। ठीक, कभी कंप्रेस नहीं होता है। तो मैंने कहा कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड इज नेग्लिजिबल, लगभग नहीं हो सकता। लिक्विड वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी, बेहद कम कंप्रेसिबल होता है। जबकि अगर हम कह दें गैस, तो गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं, बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। जैसे आपसे कहा जाए सीएनजी, है ना, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, है ना बच्चों, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। तो यहां आपसे पहले ही कह दिया कंप्रेस्ड और गैस। ठीक, तो ऐसी गैस जो कंप्रेस कर दी गई, ये देखो नाम से ही पता चल गया सीएनजी में। ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। सिर्फ सीएनजी नहीं बच्चों, कोई भी गैस हो उसको आप प्रेशराइज करके उसको कंप्रेस कर सकते हो, बड़ी आसानी से कंप्रेस हो जाता है। एयर बहुत आसानी से कंप्रेस हो जाती है। तो यानी कि जो गैसेज हैं उनकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है बच्चों? बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने कहा वेरी हाई कंप्रेसिबिलिटी, किसमें? गैसेज में। इतनी बात समझ में आई बच्चों? ये था डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 स्टेट कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलो इतनी बात हमारी हो गई। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, आगे बढ़ना है। अब हमें क्या पढ़ना है? सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द 3 स्टेट ऑफ मैटर हैज नो डेफिनिट वॉल्यूम? किसका डेफिनिट वॉल्यूम नहीं होता है? ये क्या आ गया? नहीं, इधर नो डेफिनिट वॉल्यूम, गिव 1 रीजन फॉर योर आंसर। ध्यान सुनना बच्चों, मैंने आपको बताया अभी जस्ट अभी जो है थोड़ी देर पहले कि वॉल्यूम किसका फिक्स नहीं होता। तो चलो देख लेते हैं वॉल्यूम किसका फिक्स नहीं होता। ये रहा वॉल्यूम का केस, सॉलिड का फिक्स है, लिक्विड का फिक्स है, लेकिन गैसेस का वॉल्यूम क्या है बच्चों? वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? ये अभी कुछ देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो इसको अपने तरीके से अपने शब्दों में एक बार लिखने की कोशिश करना। ठीक, चलो उसके बाद वाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनिट शेप? भैया डेफिनिट शेप होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन ये है कि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के बीच में बच्चों मैं बताता था क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इस वजह से सॉलिड्स का जो शेप होता है
सॉलिड का जो शेप होता है बच्चों वो हमेशा कैसा होता है, डेफिनिट होता है। ये बात मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, फर्स्ट लेक्चर जब आपको सॉलिड स्टेट पढ़ा रहा था। फिर देखो, नेम द सब्सटेंस विच एग्जिस्ट नेचुरली इन ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ध्यान सुनो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो तीनों स्टेट में मिलती हैं, तीनों स्टेट में मिलती हैं। एक काम करते जरा पढ़ लेते हैं जो आपको नेचुरली आसानी से मिलता है। एक बात बताओ, आइस जानते हो क्या? आइस की फिजिकल स्टेट कैसी बच्चों? सॉलिड। फिर देखो, आइस के बाद क्या आता है? आइस को अगर आप गर्म कर देते हैं तो क्या होता है? वाटर बन जाता है क्या? वाटर की फिजिकल स्टेट कैसी? लिक्विड, है ना? वाटर की फिजिकल स्टेट कैसी? लिक्विड। वाटर को भी हीट कर दो, वाटर को जब हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है बच्चों? वाटर वेपर। तो वाटर वेपर की फिजिकल स्टेट कैसी है बच्चों? गैस। तो आपने कहा सर वाटर एक ऐसा आपको जो है सब्सटेंस मिला जो सॉलिड में भी है, लिक्विड में भी है और गैस में भी है। तो वाटर एक ऐसा आपका, या यूँ कह दूँ कि H2O आपका एक ऐसा सब्सटेंस है, H2O आपका एक ऐसा सब्सटेंस है जो इन तीनों फिजिकल स्टेट्स में आपको मिलता है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे आपके, ठीक है। आगे चलो जरा एक और पढ़ लेते हैं। अब बात आती है, देखो एक चीज आता है कि पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। पार्टिकुलेट ही पार्टिकुलेट, पार्टिकल बिहेवियर जो होता है मैटर का, उसके बारे में हमको पढ़ना है। अभी तक हमने पढ़ा बच्चों, अभी तक हमने पढ़ा कि जो भी सब्सटेंस है, जो भी सब्सटेंस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है ना? तभी तो आप कहते थे सॉलिड के पार्टिकल्स बेहद पास पास, लिक्विड के उससे दूर, गैस के बेहद दूर दूर। तो वही बात पढ़नी है हमको कि आखिर क्या होता है ये पार्टिकल। तो मैंने कहा मैटर कैन बी डिवाइडेड फॉर लिमिटेड नंबर्स ऑफ टाइम्स। मान लिया आपने कोई सब्सटेंस लिया, आपने उसको तोड़ना शुरू किया, आधा काटा, फिर उसको आधा काट दिया, फिर इसको आधा काट दिया, फिर इसको आधा काट दिया, फिर इसको आधा काट दिया, फिर उसको आधा काट दिया। ऐसे काटते काटते आप एक आखिरी स्टेज पे पहुंचे जिसके बाद आप उसको नहीं काट पा रहे। तो मैंने कहा लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स तक आप उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते। मैंने कहा ए स्टेज वुड बी when the tiny particles of matter so obtained cannot be further subdivided, और ज़्यादा डिवाइड आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने कहा ये जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिला, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिला, द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल, जिसको आप और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पा रहे, मैटर का ऐसा पार्टिकल जिसको, जो सबसे छोटा और उसको और ज़्यादा आप डिवाइड नहीं कर पा रहे, उसको आप क्या कहते हैं बच्चों? एटम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एटम कहते हैं। तो हमने कहा इन दोनों थ्योरीज के अकॉर्डिंग हमने कहा ऑल द मैटर इज कंपोज ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड क्या बच्चों? एटम। चलो अब बात आती है, देखो आपसे एग्जाम में एक चीज जो पूछता है, देखो एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है आपका, मिटा देता हूं उसको, फिर से बता देता हूं। ये देखो ये जो आपका स्टेटमेंट मैंने लिखा, देखो ये डेफिनेशन ऑफ एटम में आपसे पूछा जाता है। हालांकि एटम एंड मॉलिक्यूल आपका 3rd चैप्टर, उसमें आपको फिर से पूरी चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी यहाँ पर मैटर के टर्म्स में हमको पढ़ना है कि पार्टिकुलेट नेचर क्या होता है मैटर का, ठीक। अब देखो द टर्म एटम वॉज कॉइन्ड बाय डेमोक्रिटस। सबसे पहले चीज ये पूछा जाता है कि एटम शब्द किसने दिया। तो एटम शब्द जो आपका है, एटम ग्रीक लेटर से आया है, इसका मतलब होता है इनडिविजिबल, इसको और ज्यादा डिवाइड ना किया जाए, उसको क्या कहते हो? एटम। कहाँ का लैंग्वेज बच्चों? ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है क्या? एटम। तो मैंने कहा द टर्म एटम वाज कॉइन्ड बाय डेमोक्रिटस, ये साइंटिस्ट का नाम था, ठीक, साइंटिस्ट का नाम था, पुराने जिसको पहले क्या कहते थे? फिलोसफर वगैरह कहते थे। तो द मॉडर्न आइडिया ऑफ एटम ओरिजिनेटेड विद जॉन डाल्टन। देखो बच्चों, जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1803 उस टाइम में इन्होंने बताया था कि एटम क्या होता है और कैसा होता है। चलो वो तो थोड़ी सी थ्योरी थी। अब यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ एटम्स, हालांकि इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना बच्चों। क्यों? क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं 2nd चैप्टर। 3rd चैप्टर में हमें पूरा डिटेल में एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है। चलो अभी ये छोटी सी डेफिनेशन जो है उसके बारे में जान जाते हैं। द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम। एटम क्या है?
किसी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको और ज़्यादा आप डिवाइड नहीं कर सकते उसको आप क्या कहोगे बच्चों? एटम कहोगे। क्या कहोगे? एटम कहोगे। तो मैंने कहा एटम इज द बेस यूनिट ऑफ मैटर, है ना। किसी भी मैटर का मतलब मैटर का क्या है? बेस यूनिट। इससे छोटा कुछ भी पॉसिबल नहीं है, यूनिट है ये, है ना। इसी से मिल करके, एटम से मिल करके आपका मैटर बनता है। एंड ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन इट्स बेसिस। एटम की प्रॉपर्टीज की बेसिस पर आप पूरे के पूरे मैटर की प्रॉपर्टी क्या कर सकते हो बच्चों? एक्सप्लेन कर सकते हो। तो इतना सा छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको इस चैप्टर में एटम का पढ़ना है, बाकी आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक। तो बच्चों हमारा आज का सेशन यहाँ पर खत्म होता है, ठीक। आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो आप हमको इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर हम अपनी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद का जो लेक्चर होगा वो होगा आपका लेक्चर नंबर 5। आपने 4 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं।